कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी बेचैनी के साथ होती है। जियामिंग अपनी गर्लफ्रेंड यूशिन को ज़्यायु पहाड़ पर लेकर आता है। वो इसी दिन उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन उनके दोस्त आवेई की मौत की 5वीं बरसी भी है। और सबसे दर्दनाक बात यह कि यूशिन पहले आवेई की ही गर्लफ्रेंड थी। जियामिंग अपनी जेब में अंगूठी छिपाए सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही यूशिन अचानक आवेई का जिक्र छेड़ देती है और पूछती है कि पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बस इतना सुनते ही जियामिंग के चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। वो बिना कुछ बोले अंगूठी वापस जेब में रख लेता है। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पल उन्होंने इस पहाड़ पर कदम रखा, उसी पल उनकी जिंदगी एक ऐसे डरावने खेल का हिस्सा बन चुकी थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। इसी दौरान मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने वाली हो। दोनों जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें लोगों की भारी भीड़ दिखाई देती है। पास जाकर पता चलता है कि कोई आदमी ऊंची चट्टान से गिरकर मर गया है। उसकी लाश इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। उसी वक्त तेज हवा का झोंका आता है और लाश पर पड़ी सफेद चादर का एक कोना उड़ जाता है। जियामिंग की नजर उस आदमी के सीने पर जाती है। वहाँ किसी ने बड़ी बेरहमी से एक अजीब सा निशान उकेरा हुआ था, जिसका मतलब समझना नामुमकिन था। उस डरावने मंजर को देखकर दोनों बिना रुके तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर एक और अजीब घटना होती है। सामने से लाल कपड़े पहने एक औरत तेजी से पहाड़ की तरफ चढ़ती हुई दिखाई देती है। जहाँ बाकी सभी लोग नीचे उतर रहे थे, वहीं वो अकेली ऊपर जा रही थी। दोनों को उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल पूरे जंगल में घना सफेद कोहरा फैल जाता है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। दोनों जितनी तेजी से नीचे उतरने की कोशिश करते, कुछ देर बाद खुद को फिर उसी टेढ़े पेड़ के पास खड़ा पाते। ऐसा कई बार होता है। जियामिंग घबराकर मोबाइल में लोकेशन देखता है, लेकिन मोबाइल की लोकेशन बार बार बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ उन्हें अपने अंदर कैद कर चुका हो और वो किसी भूतिया चक्कर में फंस गए हों। तभी अचानक पास से एक अनजान आदमी की आवाज आती है। वो उन्हें नीचे जाने का रास्ता दिखाने लगता है। दोनों बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक मरा हुआ क्रो सीधे उनके पैरों के पास आ गिरता है। यूशिन बुरी तरह डर जाती है। दोनों जैसे ही दोबारा सिर उठाकर देखते हैं, वो आदमी कहीं गायब हो चुका होता है। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ ही देर बाद हैरानी की बात ये होती है कि अभी तक जो आसमान काले बादलों से भरा था, वो अचानक बिल्कुल साफ हो जाता है। तेज धूप निकल आती है, जैसे कुछ देर पहले तूफान आया ही न हो। तभी वही रहस्यमय आदमी एक बार फिर सामने दिखाई देता है। इस बार दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो फिर से हवा में गायब हो जाता है। जियामिंग को अब साफ महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। तभी उसकी नजर जंगल के अंदर खड़े एक इंसान पर पड़ती है। उसने चमकीले पीले रंग का रेनकोट पहन रखा था और वो बिना हिले डुले बस दोनों को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उसका पूरा शरीर किसी इंसान से ज्यादा किसी डरावनी परछाई जैसा लग रहा था। जियामिंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही यूशिन का व्यवहार अचानक बदल जाता है। उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो जाते हैं। वो धीमी आवाज में कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगती है, जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। फिर जैसे किसी के इशारे पर वो सीधे पहाड़ की खाई की तरफ चलने लगती है। जियामिंग बुरी तरह घबरा जाता है। वो दौड़कर यूशिन को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। तभी यूशिन अचानक होश में आ जाती है, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि अभी कुछ पल पहले उसके साथ क्या हुआ था। दोनों पूरी तरह डर चुके थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसी पल वो रहस्यमयी भटकाव भी खत्म हो जाता है और उन्हें आखिरकार पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सारी मुसीबत पीछे छूट चुकी है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ में रहने वाली वो अनजानी ताकत अब उनके साथ ही नीचे उतर चुकी थी। घर पहुंचने के बाद यूशिन अपना सामान समेट रही होती है। तभी उसे जियामिंग की छिपाई हुई अंगूठी मिल जाती है। वो समझ जाती है कि जियामिंग उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन खुश होने की बजाय वो उससे पूछ बैठती है कि आखिर वो शादी क्यों करना चाहता है। जियामिंग उसे समझाता है कि वो चाहता है अब दोनों अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलें और एक नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन यूशिन को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि जियामिंग चाहता है वो आवेई को हमेशा के लिए भूल जाए और फिर कभी उस पहाड़ पर न जाए। जियामिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। हमेशा की तरह वो बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि अब बहुत रात हो चुकी है, सो जाना चाहिए। लेकिन यूशिन यहीं नहीं रुकती। वो कहती है कि हर बार जब भी आवेई की बात होती है, जियामिंग उससे बचने लगता है। आखिर आवेई को भुला कौन नहीं पाया, वो या फिर खुद जियामिंग। यूशिन की ये बात सीधे जियामिंग के दिल में चुभ जाती है। उसके दिमाग में 5 साल पुरानी वो डरावनी घटना फिर से घूमने लगती है। 5 साल पहले जियामिंग, यूशिन और आवेई तीनों इसी ज़्यायु पहाड़ पर ट्रैकिंग करने आए थे, लेकिन पहाड़ के नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। जगह जगह लाल झंडे लगे थे और बोर्ड पर साफ लिखा था कि 3 राजाओं के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए पहाड़ पर जाना मना है। लेकिन आवेई इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने किसी की चेतावनी की परवाह नहीं की और दोनों को साथ लेकर सीधे जंगल के अंदर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद तीनों के कदम अचानक रुक जाते हैं। उनके सामने कुछ लोग अजीब कपड़े पहनकर एक रहस्यमयी पूजा कर रहे थे। बीच में एक पुआल का पुतला रखा था, जिस पर एक जवान
लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। सभी लोग उस पुतले के चारों ओर घूम घूम कर मंत्र पढ़ रहे थे। उसी समय वहाँ मौजूद पुजारी एक काली बकरी का गला काट देता है। देखते ही देखते ताजा खून बहने लगता है और पूरा माहौल और भी डरावना हो जाता है। ये नजारा देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। वो बिना कुछ सोचे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागते वक्त उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। घबराहट में उनका पैर खून से भरे एक बड़े बर्तन से टकरा जाता है और पूरा बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाता है। एक ही पल में पूरा अनुष्ठान बीच में रुक जाता है। अब तीनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जितनी तेज हो सके भागने लगते हैं, लेकिन उस दिन पहाड़ से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा नीचे लौट पाए थे, जियामिंग और यूशिन, जबकि अवेई उसी जंगल में कहीं लापता हो गया। उसके बाद न उसकी लाश मिली और न ही उसका कोई सुराग। वो जैसे हमेशा के लिए उस पहाड़ में गायब हो गया था। उस घटना के बाद पूरे 5 साल तक जियामिंग हर पल यूशिन के साथ रहा। उसने अवेई को ढूंढने में उसका साथ दिया, उसके दुख में उसका सहारा बना और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन जियामिंग के दिल में एक ऐसा राज दफन था जिसके बारे में उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया था। वो राज हर दिन उसे अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। इसी बीच अचानक होटल के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जियामिंग चौंक कर बाहर निकलता है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। जमीन पर ताजा खून से बने पैरों के निशान जरूर दिखाई देते हैं, जो कमरे के दरवाजे से शुरू होकर सीधे लंबे गलियारे की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई खून से लथपथ इंसान वहाँ से गुजरा हो। हिम्मत जुटाकर जियामिंग उन निशानों के पीछे चल पड़ता है, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि जिस पीले रेनकोट वाली डरावनी परछाई से वो पहाड़ पर मिला था, वो अब चुपके से उसके कमरे के अंदर पहुंच चुकी है। उसकी नजर अब अकेली सो रही यूशिन पर थी। कुछ देर बाद कमरे के अंदर हल्की सी आहट होती है और यूशिन की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि जियामिंग कमरे में नहीं है। उसे लगता है शायद वो बाहर गया होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उठ जाती है। तभी अचानक पूरे कमरे की बिजली चली जाती है। बाहर आसमान में तेज बिजली चमकती है और पूरा कमरा कुछ पल के लिए रोशनी से भर जाता है। हवा के झोंकों से पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं। यूशिन को लगता है शायद खिड़की खुली रह गई है। वो आराम से पर्दों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके पीछे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। यूशिन घबराकर पीछे मुड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। वो धीरे धीरे सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही पल यूशिन की एक डरावनी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। जियामिंग आवाज सुनते ही घबराकर वापस कमरे की तरफ भागता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो जो नजारा उसके सामने होता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यूशिन बिल्कुल किसी के काबू में चलती हुई लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था और वो धीरे धीरे होटल की लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। जियामिंग उसे बार बार आवाज देता है, लेकिन यूशिन को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बिना रुके लिफ्ट के अंदर चली जाती है। जियामिंग पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है। अगले ही पल लिफ्ट सीधे ऊपर छत की तरफ जाने लगती है। जियामिंग के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय सीढ़ियों से ऊपर भागना शुरू कर देता है। जब वो किसी तरह होटल की छत पर पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। यूशिन छत के किनारे बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके पैर नंगे थे और वो नीचे गहरी खाई की तरफ देख रही थी। जियामिंग उसे आवाज देता है, लेकिन वो एकदम स्थिर खड़ी रहती है। कुछ पल बाद यूशिन धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और जियामिंग की आंखों के सामने डरावना सच आ जाता है। यूशिन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी और उसके पीछे वही पीले रेनकोट वाली रहस्यमयी परछाई खड़ी थी, जो ठंडी नजरों से जियामिंग को देख रही थी। जियामिंग बिना सोचे यूशिन की तरफ दौड़ता है ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन तभी यूशिन का शरीर अचानक आगे की तरफ झुक जाता है और वो छत से नीचे गिरने लगती है। जियामिंग चीखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यूशिन उसकी आंखों के सामने नीचे गिर जाती है। जियामिंग की दर्द भरी चीख निकलती है और उसी पल उसकी आंख खुल जाती है। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कुछ देर तक वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। जब वो आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो होटल में नहीं बल्कि पहाड़ के उसी कैंप में है जहाँ वो और यूशिन पहले आए थे। उसके पास यूशिन आराम से सो रही थी और बिल्कुल सुरक्षित थी। जियामिंग राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकलता है तो उसे कुछ लोग भूतों की कहानी सुनाते हुए दिखाई देते हैं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला लोहे का बर्तन लेकर आती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और बर्तन जोर से जमीन पर गिर जाता है। जियामिंग ये देखकर पूरी तरह जम जाता है, क्योंकि ये पूरा दृश्य वही था जो उसने अपने सपने में देखा था। कुछ देर बाद दोनों दोबारा पहाड़ के उसी रास्ते पर पहुंचते हैं और इस बार भी वही घटना दोहराई जाती है। उसी जगह वही आदमी चट्टान से गिरा हुआ मिलता है। उसकी लाश के सीने पर वही रहस्यमयी निशान बना हुआ था, लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। जिस लाल कपड़े वाली औरत को उन्होंने पहले पहाड़ की तरफ जाते देखा था, वो अब उस लाश के पास बैठकर रो रही थी। वो उस आदमी की पत्नी थी। अब जियामिंग को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये कोई सपना नहीं था। वो किसी अजीब ताकत की वजह से एक ऐसे मौत के चक्र में फंस चुका है जहाँ हर बार यूशिन की मौत के बाद समय वापस उसी दिन लौट आता है और उसे बार बार वही दर्द सहना पड़ता है। हर बार शुरुआत वही होती है, वही पहाड़, वही रास्ता, वही घटनाएं और आखिर में यूशिन की मौत। अब जियामिंग की जिंदगी एक ऐसे
नरक में बदल चुकी थी, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि अगर वो यूशिन को अपनी नजरों से दूर ही नहीं होने देगा तो शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन इस मौत के खेल के सामने उसकी हर कोशिश बेकार साबित होती है। एक बार फिर समय दोबारा शुरू होता है। इस बार जियामिंग पूरी तरह सावधान रहता है। वो यूशिन के साथ हर पल रहता है, उसे अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन कुछ ही देर बाद यूशिन अचानक एक फल काटने वाला चाकू उठा लेती है और बिना किसी चेतावनी के अपनी गर्दन की तरफ बढ़ा देती है। जियामिंग की आंखों के सामने फिर वही डरावना मंजर आ जाता है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मौत उससे एक कदम आगे थी। अब जियामिंग समझ चुका था कि सिर्फ यूशिन के पास रहकर वो इस चक्र को नहीं रोक सकता। उसे इस मौत के पीछे छिपे असली कारण को ढूंढना होगा। जियामिंग अब पूरी तरह टूट चुका था। वो हर बार खुद को समझाता कि इस बार वो यूशिन को बचा लेगा, लेकिन हर बार नतीजा वही होता था। चाहे वो उसे पहाड़ से दूर ले जाए, चाहे भीड़ वाली जगह पर छिपा दे, या हर पल उसके साथ रहे, यूशिन की मौत को कोई नहीं रोक पा रहा था। एक बार फिर समय रीसेट होता है। इस बार जियामिंग फैसला करता है कि वो यूशिन को पहाड़ से बहुत दूर ले जाएगा। उसे लगता है कि अगर वो उस जगह से दूर रहेगी तो शायद वो भयानक ताकत उनका पीछा नहीं कर पाएगी। वो यूशिन को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। जियामिंग सोचता है कि शायद लोगों की मौजूदगी और इंसानों की ऊर्जा के कारण वो आत्मा यूशिन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार साबित होती है। कुछ ही देर बाद यूशिन अचानक खून से लथपथ होकर उसके सामने गिर जाती है। जियामिंग की आंखों के सामने फिर वही दर्दनाक नजारा होता है। वो चीख चीख कर खुद से पूछता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो यूशिन को हर बार अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। समय फिर से पीछे चला जाता है। इस बार जियामिंग यूशिन को लेकर पहाड़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक बड़े होटल में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद इस बार वो मौत के इस चक्र को तोड़ देगा, लेकिन किस्मत फिर वही खेल खेलती है। जियामिंग जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर से आया सामान लेने जाता है, कमरे के अंदर से अजीब आवाज आने लगती है। वो घबराकर तुरंत अंदर भागता है। जब वो बाथरूम में पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यूशिन पानी से भरे बाथटब में फंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिखाई न देने वाली ताकत उसे नीचे दबाए हुए है। जियामिंग पूरी ताकत से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताकत इतनी मजबूत थी कि वो यूशिन को बचा नहीं पाता। कुछ ही पल में यूशिन उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। इतनी बार यूशिन को मरते देखने के बाद अब जियामिंग समझ चुका था कि भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे इस मौत के चक्र की शुरुआत ढूंढनी होगी। इस बार वो घबराता नहीं है। वो शांत दिमाग से हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना शुरू करता है। वो पहाड़ पर मौजूद लोगों की बातें सुनता है और आखिरकार उसे एक ऐसी जानकारी मिलती है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। कुछ लोगों के मुताबिक इस पहाड़ में एक भटकती आत्मा मौजूद है, जिसे लोग पीले कपड़े वाला उड़ने वाला बच्चा कहते हैं। कहा जाता है कि वो कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि पहाड़ में मरने वाले लोगों की आत्माओं से बनी एक खतरनाक शक्ति है। वो रास्ते में मिलने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनकी जगह खुद को आजाद करने के लिए उन्हें अपना बदला हुआ साथी बना लेती है। अगर इस मुसीबत से बचना है तो उन्हें पहाड़ के नीचे मौजूद 3 राजाओं के मंदिर में जाकर मदद मांगनी होगी। अगली सुबह होने से पहले ही जियामिंग यूशिन को लेकर 3 राजाओं के मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर के पुजारी मास्टर लिन को देखते ही समझ जाते हैं कि यूशिन के ऊपर किसी भारी बुरी शक्ति का असर है। वो तुरंत पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। मास्टर लिन यूशिन के हाथ में एक कागज से बना पुतला और अगरबत्ती देते हैं। फिर वो एक खास विधि शुरू करते हैं, जिसमें उस पुतले को यूशिन की जगह बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे पूजा आगे बढ़ती है। आखिर में मास्टर लिन उस कागज के पुतले को एक बर्तन में डालकर जला देते हैं, लेकिन जैसे ही राख बचती है, सबकी नजर उस पर बने एक निशान पर जाती है। वही अजीब निशान जो उन्होंने पहाड़ पर मरे हुए आदमी के सीने पर देखा था। जियामिंग ये देखकर डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन तभी यूशिन का शरीर अचानक कांपने लगता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो फिर से किसी अनजान ताकत के काबू में आ जाती है। मास्टर लिन तुरंत मंत्र पढ़ते हैं और पूरी ताकत से उस आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद वो उस शक्ति को कुछ समय के लिए पीछे हटाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन मास्टर लिन साफ कहते हैं कि वो इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। जब तक पुराना अधूरा हिसाब पूरा नहीं होगा, ये आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। जियामिंग अब समझ चुका था कि इस सब के पीछे कोई बहुत पुरानी घटना छिपी हुई है और उसके मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, आवेई। वही दोस्त जो 5 साल पहले इस पहाड़ में गायब हो गया था। मंदिर से बाहर निकलने के बाद जियामिंग के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। उसे अब यूशिन को सब कुछ सच सच बताना होगा। वो जानता था कि जिस आत्मा ने उन्हें घेर रखा है, उसका रिश्ता 5 साल पहले गायब हुए आवेई से है। लेकिन जब उसने यूशिन को ये बताने की कोशिश की कि उसने पहाड़ पर आवेई को देखा है, तो यूशिन को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसके लिए आवेई 5 साल पहले ही गायब हो चुका था। वो कैसे मान लेती कि इतने साल बाद उसकी आत्मा वापस आकर उन्हें परेशान कर रही है। इसी बहस के बीच यूशिन गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो गाड़ी खोलने के लिए चाबी निकालती है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ आती दिखाई देती है। जियामिंग की नजर पड़ते ही वो बिना सोचे यूशिन को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से बदल जाता है। समय दोबारा उसी जगह लौट आता है। जियामिंग अब समझ चुका था कि ये मौत का चक्र सिर्फ घटनाओं को दोहरा नहीं रहा, बल्कि उसे हर बार कुछ नया समझाने की कोशिश कर रहा है। इस
बार वो हार नहीं मानता। वो सीधे यूशिन को बताता है कि वो दोनों एक खतरनाक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। हर बार उसकी मौत के बाद समय पीछे चला जाता है, लेकिन यूशिन उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब जियामिंग फैसला करता है कि वो उसे सबूत देकर दिखाएगा। वो पहले से ही उन घटनाओं को बताने लगता है जो कुछ देर बाद होने वाली थी। वो कहता है कि थोड़ी देर में एक लड़की गुलाबी कपड़े पहनकर यहाँ आएगी, कुछ छात्र बैठकर डरावनी कहानी सुनाएंगे, एक बुजुर्ग महिला उठते वक्त फिसल जाएगी और कुछ समय बाद वॉकी टॉकी की आवाज भी आएगी। शुरुआत में यूशिन को लगता है कि ये सब सिर्फ संयोग है, लेकिन एक एक करके जियामिंग की बताई हुई हर बात सच होने लगती है। अब यूशिन के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों फिर से पहाड़ के उसी रास्ते पर जाते हैं जहाँ हर बार वो आदमी चट्टान से गिरकर मरता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वो लाल कपड़े वाली औरत जो हर बार अकेली पहाड़ की तरफ जाती थी, आज वहाँ नहीं जाती। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर बस जियामिंग को घूर रही होती है। जियामिंग और यूशिन उसके पास जाकर बात करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसका नाम मेई आंटी है, और सबसे डरावनी बात ये थी कि मेई आंटी भी उसी मौत के चक्र में फंसी हुई थी, लेकिन उसकी कहानी जियामिंग से अलग थी। हर बार मरने वाली उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसका पति था। मेई आंटी बताती है कि 5 साल पहले उसका बेटा श्याओ झांग इसी जियायु पहाड़ में अचानक गायब हो गया था। उसने और उसके पति ने पूरे पहाड़ को छान मारा, लेकिन उन्हें बेटे का कोई पता नहीं मिला। आखिरकार वो दोनों 3 राजाओं के मंदिर में मौजूद मास्टर लिन के पास मदद मांगने गए। उन्होंने बेटे की आत्मा को वापस बुलाने के लिए एक विशेष पूजा करवाने का फैसला किया, लेकिन उस पूजा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अनुष्ठान अचानक असफल हो गया। मास्टर लिन ने उसके बाद दोबारा उनकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन मेई आंटी का पति इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। वो अपने बेटे को वापस लाने के लिए हर तरह के तांत्रिक तरीके और अजीब अनुष्ठान करने लगा। धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगा। आखिर में उसने फैसला कर लिया कि वो अकेले पहाड़ पर जाएगा और किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस लेकर आएगा। मेई आंटी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने अपने पति से कहा कि वो ये मत भूलना कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका पति नहीं माना। वो आखिरी बार पहाड़ की तरफ चला गया और उसी दिन से मेई आंटी भी इसी दिन को बार बार जीने के लिए मजबूर हो गई। हर बार वो अपने पति को मरते हुए देखती है, हर बार वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जियामिंग ये सब सुनकर अंदर से हिल जाता है, क्योंकि अब उसे एक बहुत बड़ा सच समझ आने लगता है। 5 साल पहले जब वो यूशिन और आवेई पहाड़ पर गए थे, उन्होंने जिस रहस्यमयी पूजा को बीच में रोका था, वो कोई साधारण पूजा नहीं थी। वो असल में श्याओ झांग की आत्मा को वापस बुलाने के लिए किया जा रहा अनुष्ठान था। उनकी एक छोटी सी गलती ने उस पूजा को अधूरा छोड़ दिया था, और उसी वजह से श्याओ झांग की आत्मा वापस नहीं आ सकी। इसके बाद आवेई गायब हुआ। फिर मेई आंटी के पति पागलपन में उसी रास्ते पर चल पड़े, और अब इतने सारे लोगों की जिंदगी इस श्राप में फंस चुकी थी। जियामिंग को पहली बार एहसास हुआ कि इस पूरे हादसे की शुरुआत कहीं न कहीं उन्हीं तीनों से हुई थी। अब वो और मेई आंटी एक साथ मिलकर इस मौत के चक्र को खत्म करने का फैसला करते हैं। मेई आंटी यूशिन को लेकर नीचे जाने वाली थी ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और जियामिंग अकेले पहाड़ पर रुककर मेई आंटी के पति की मौत का सच पता करने वाला था। जियामिंग और मेई आंटी अब समझ चुके थे कि अगर इस मौत के चक्र को खत्म करना है तो उन्हें इसकी असली वजह तक पहुंचना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मेई आंटी यूशिन को लेकर पहाड़ से नीचे जाएगी और हर हाल में उसे सुरक्षित रखेगी। वहीं जियामिंग अकेला पहाड़ के अंदर जाएगा और मेई आंटी के पति लाओ झांग के साथ हुई आखिरी घटना का सच पता लगाएगा। जियामिंग धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता चला जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत लगातार उस पर नजर रख रही है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे एक सुनसान जगह दिखाई देती है। वहाँ एक छोटा सा अजीब मंदिर जैसा स्थान बना हुआ था। वहाँ एक पुआल का पुतला रखा था। आसपास अजीब निशान बने हुए थे और पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें बिखरी पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस पुतले पर लगी तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेई आंटी के बेटे श्याओ झांग की थी। जियामिंग ये देखकर सन्न रह जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि लाओ झांग के साथ असल में हुआ क्या था। वो कोई हादसा नहीं था। लाओ झांग अपने बेटे को वापस लाने के लिए खुद को इस पहाड़ की ताकत के हवाले करने आया था। उसने सोचा था कि अगर वो अपनी जान देकर बलिदान कर देगा तो शायद उसके बेटे की आत्मा वापस आ जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस ताकत से वो मदद मांग रहा है वो कोई इंसानी शक्ति नहीं थी। वो सिर्फ मौत और नफरत से बनी एक भयानक आत्मा थी। यही बलिदान इस अनंत मौत के चक्र की शुरुआत बन गया था। जियामिंग तुरंत मेई आंटी को फोन करता है। अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो उसे 5 साल पहले की पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उस दिन पहाड़ पर जो पूजा रुकी थी वो श्याओ झांग को वापस बुलाने के लिए की जा रही थी, और अनजाने में उन्हीं तीनों की वजह से वो अनुष्ठान अधूरा रह गया था। लेकिन जियामिंग अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि फोन के दूसरी तरफ अचानक अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे कोई लगातार किसी चीज को दीवार पर मार रहा हो। मेई आंटी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है, और जब वो उस जगह पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यूशिन वहां खड़ी थी और वो अपना सिर बार बार दीवार से टकरा रही थी। मेई आंटी घबराकर जियामिंग को फोन पर आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, और अगले ही पल सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है। जियामिंग की आंख खुलती है। वो फिर उसी कैंप में वापस आ चुका था, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब उसे पता था कि क्या हो रहा है। अब वो किसी से कुछ छिपाना नहीं चाहता था। कुछ समय बाद मेई आंटी खुद उसके पास पहुंचती है। इस बार जियामिंग उससे झूठ नहीं बोलता। वो
5 साल पहले की पूरी सच्चाई मेई आंटी को बता देता है। वो बताता है कि उस दिन वो यूशिन और अवेई पहाड़ पर गए थे। उन्होंने उस पूजा को बीच में रोक दिया था और उसी घटना के बाद सब कुछ बदल गया। मेई आंटी ये सुनकर अंदर से टूट जाती है। उसके लिए ये जानना आसान नहीं था कि उसके बेटे की मौत के पीछे ऐसी घटनाओं की एक लंबी कड़ी छिपी हुई थी। लेकिन वो ये भी समझ जाती है कि अब सिर्फ गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर वो इस श्राप को खत्म करना चाहती है तो उसे जियामिंग के साथ मिलकर लड़ना होगा। दोनों मिलकर लाओ झांग के बारे में और जानकारी जुटाने लगते हैं। मेई आंटी जियामिंग को अपने पति के कमरे में लेकर जाती है। कमरे के अंदर का नजारा देखकर जियामिंग भी हैरान रह जाता है। दीवारों पर पहाड़ में गायब हुए लोगों की खबरें लगी हुई थी। हर तरफ पुराने अखबार, पूजा के निशान और बेटे को ढूंढने से जुड़ी चीजें रखी थी। पूरा कमरा देखकर साफ पता चल रहा था कि लाओ झांग ने पिछले 5 साल सिर्फ अपने बेटे को वापस पाने की कोशिश में गुजार दिए थे। तभी जियामिंग की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर मास्टर लिन की थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि 5 साल पहले हुई उस पूजा को करवाने वाला इंसान वही था। जियामिंग तुरंत 3 राजाओं के मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो मंदिर पूरी तरह खाली मिलता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कुछ सामान लेकर वहाँ से जा रहा था। जियामिंग बिना समय गंवाए उसके पीछे चल पड़ता है। वो आदमी पहाड़ के पीछे बने एक छिपे हुए रास्ते से गुजरकर एक गुफा में पहुँचता है। जियामिंग भी उसका पीछा करते हुए अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दीवारों पर अजीब मंत्र और निशान बने हुए थे। चारों तरफ पूजा की चीजें रखी थी और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने 5 साल पहले उस अनुष्ठान में देखा था। तभी अचानक अंधेरे से एक आवाज आती है। मास्टर लिन उसके सामने खड़े थे। जियामिंग अब और इंतजार नहीं करता। वो सीधे अपने फोन में मौजूद लाओ झांग की तस्वीर उन्हें दिखाता है। तस्वीर देखते ही मास्टर लिन का चेहरा बदल जाता है और आखिरकार वो 5 साल से छिपे हुए सच को बताना शुरू करते हैं। मास्टर लिन के सामने अब 5 साल पुराना सच छिपा नहीं था। जियामिंग की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इस पहाड़ पर हो क्या रहा है और क्यों इतने सारे लोग इस मौत के चक्र में फंस चुके हैं। मास्टर लिन धीरे धीरे पूरी कहानी बताना शुरू करते हैं। कई साल पहले जियायु पहाड़ पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बड़े हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उन लोगों की लाशों को सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं मिल पाया। धीरे धीरे उन सभी की नफरत और अधूरी इच्छाएं मिलकर एक भयानक ताकत बन गई। यही ताकत आगे चलकर पीले कपड़े वाली आत्मा बन गई। वो कोई साधारण भूत नहीं था। वो उन सभी मरे हुए लोगों की जमा हुई युएन्ना थी जो इस पहाड़ में फंस गई थी। वो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती थी और उनकी जगह किसी और को फंसाकर खुद आजाद होने की कोशिश करती थी। मास्टर लिन बताते हैं कि लाओ झांग अपने बेटे श्याओ झांग को वापस पाने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसने पहाड़ की इसी ताकत से सौदा करने की कोशिश की। उसने अपने शरीर पर निशान बनाए और खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ऐसी ताकत कभी किसी की मदद नहीं करती। वो सिर्फ इंसानों के दर्द और कमजोरी का फायदा उठाती है। मास्टर लिन की बातें सुनकर जियामिंग को एहसास होता है कि इतने समय से वो जिस चीज से लड़ रहा था उसकी जड़ सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि इंसानों के अधूरे पछतावे और गलत फैसले थे। लेकिन तभी मास्टर लिन जियामिंग से एक ऐसी बात कहते हैं जिससे वो पूरी तरह शांत हो जाता है। वो कहते हैं कि इस आत्मा का जियामिंग के पीछे पड़ने का एक और कारण है। सिर्फ आवेई या पहाड़ की घटना नहीं, बल्कि जियामिंग के दिल में छिपा हुआ एक ऐसा अपराध है जिसे वो खुद से भी छिपाता आया है। मास्टर लिन की ये बात सुनते ही जियामिंग के पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं। उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले का वो दिन घूमने लगता है। वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। उस दिन पूजा रुकने के बाद अचानक मौसम बहुत खराब हो गया था। भारी बारिश शुरू हो गई थी और तीनों बुरी तरह ठंड से कांपने लगे थे। कुछ देर बाद आवेई के पैर में चोट लग जाती है और वो आगे चलने की हालत में नहीं रहता। जियामिंग दोनों से कहता है कि वो ऊपर जाकर मदद और मोबाइल नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि आवेई और यूशिन दोनों बेहोश पड़े हैं। उस पल जियामिंग के सामने 2 रास्ते थे। वो आवेई को बचाने की कोशिश कर सकता था या फिर वो अपने अंदर छिपी उस इच्छा को सुन सकता था जिसे उसने कभी किसी के सामने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि सच ये था कि जियामिंग लंबे समय से यूशिन को पसंद करता था। वो जानता था कि यूशिन और आवेई एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये इच्छा थी कि अगर आवेई उसकी जिंदगी से हट जाए तो शायद यूशिन कभी उसकी हो सकती है। और उसी एक पल में उसकी इंसानियत हार गई। उसने बेहोश यूशिन को उठाया और आवेई को उसी ठंडी पहाड़ी रात में अकेला छोड़ दिया। जियामिंग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने पुलिस के सामने भी झूठ बोला। उसने कहा कि वो आवेई से अलग हो गया था और उसे नहीं पता कि आवेई कहाँ चला गया। उस एक झूठ ने उसे 5 साल की जिंदगी दे दी, लेकिन उसके अंदर का अपराध बोध कभी खत्म नहीं हुआ। अब जियामिंग को समझ आ गया था कि ये मौत का चक्र सिर्फ किसी आत्मा का बदला नहीं था, ये उसके अपने पापों का सामना करने का मौका था। वो फिर से उस जगह जाता है जहाँ आवेई आखिरी बार गायब हुआ था। वहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसका इंतजार वो 5 साल से कर रहा था। जमीन पर एक पुरानी हड्डियां पड़ी थी। पास में एक फटा हुआ पीला रेनकोट पड़ा था। जियामिंग समझ जाता है ये आवेई ही था। जिस दोस्त को उसने 5 साल पहले अकेला छोड़ दिया था, उसकी लाश आज भी उसी पहाड़ में उसका इंतजार कर रही थी। जियामिंग वहीं बैठकर टूट जाता है। वो आवेई से माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि गलती उसी की थी। वो कहता है कि अगर उसे अपनी जान देकर भी इस पाप की कीमत चुकानी पड़े तो वो तैयार है। वो ये भी मान लेता है कि अब वो यूशिन
से कुछ नहीं मांगेगा। वो सिर्फ चाहता है कि अवेई को आखिरकार शांति मिल जाए। दूर खड़ी पीले रेनकोट वाली आत्मा चुपचाप उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले जैसी नफरत नहीं थी। जियामिंग के सच्चे पछतावे के बाद धीरे धीरे अवेई की आत्मा शांत होने लगती है। कुछ पल बाद उसकी परछाई हवा में घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे 5 साल पुराना दर्द आखिरकार खत्म हो गया हो। जियामिंग सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अवेई की आत्मा तो शांत हो चुकी थी, लेकिन लाओ झांग का अधूरा बलिदान अभी भी जारी था, और जब तक वो नहीं रुकेगा ये मौत का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। जियामिंग को लगा था कि अवेई की आत्मा को शांति मिलने के बाद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि 5 साल से चला आ रहा दर्द और डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक बात उसकी समझ में आती है। अवेई का गुस्सा तो खत्म हो गया था, लेकिन इस पूरे मौत के चक्र की असली वजह अभी भी जिंदा थी। लाओ झांग का अधूरा बलिदान। जब तक लाओ झांग उस खतरनाक अनुष्ठान को पूरा नहीं करता, तब तक ये चक्र कभी नहीं टूट सकता था। जियामिंग अब पहले जैसा डरने वाला नहीं था। वो समझ चुका था कि इस बार उसे भागना नहीं है। अगर इस सब का अंत करना है तो उसे उसी जगह जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो यूशिन को साथ लेकर पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ता है। दोनों पूरी ताकत से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो समय पर नहीं पहुँचे तो लाओ झांग खुद को बलिदान कर देगा और ये श्राप हमेशा के लिए चलता रहेगा। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ लाओ झांग अपना आखिरी अनुष्ठान पूरा करने वाला था। उसके सामने वही पुराना बलिदान स्थल बना हुआ था। चारों तरफ अजीब निशान बने थे और उसके चेहरे पर अपने बेटे को वापस पाने की आखिरी उम्मीद दिखाई दे रही थी। जियामिंग तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि मेई आंटी पिछले 5 सालों से किस दर्द से गुजर रही है। हर दिन वो अपने पति की मौत देखती है। हर बार वो उम्मीद करती है कि इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन हर बार उसका पति उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जियामिंग उसे समझाता है कि श्याओ झांग भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका पिता उसकी वजह से अपनी जान दे दे। यूशिन भी लाओ झांग से कहती है कि अपने बेटे के प्यार को गलत तरीके से पूरा मत करो। कुछ पल के लिए लाओ झांग रुक जाता है। उसकी आंखों में सालों बाद इंसानी भाव दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। खाई के नीचे से एक भयानक ताकत बाहर निकलने लगती है। वही पीले कपड़े वाली आत्मा वो लाओ झांग के शरीर पर कब्जा कर लेती है। लाओ झांग फिर से उसी पागलपन में चला जाता है और वो अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती खाई की तरफ खींचने लगती है। वो बार बार सिर्फ अपने बेटे का नाम पुकारता है। जियामिंग ये देखकर दौड़ पड़ता है। वो पूरी ताकत से लाओ झांग का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज झटके में उसके पेट में लोहे की नुकीली चीज घुस जाती है। भयंकर दर्द के बावजूद जियामिंग लाओ झांग को छोड़ता नहीं है। वो आखिरी दम तक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस ताकत के सामने उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। लाओ झांग आखिरकार खाई में गिर जाता है। जियामिंग दर्द से चीख उठता है, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। खाई के अंदर से धीरे धीरे वही भयानक आत्मा बाहर निकलती है। ये कोई साधारण भूत नहीं था। ये सालों की जमा हुई नफरत और अधूरी आत्माओं से बनी एक खतरनाक शक्ति थी। जियामिंग समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा। वो यूशिन का हाथ पकड़कर भागने लगता है, लेकिन भागते समय यूशिन का पैर फिसल जाता है और उसका टखना बुरी तरह चोटिल हो जाता है। जियामिंग के पास अब खुद को बचाने का मौका था, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटता। वो यूशिन को अपनी पीठ पर उठा लेता है और जंगल के रास्ते नीचे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जियामिंग की हालत खराब होने लगती है। पेट में लगी चोट से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। आखिरकार वो जमीन पर गिर जाता है। यूशिन को तभी पता चलता है कि जियामिंग इतने समय से खुद इतनी बड़ी चोट छिपाकर चल रहा था। जियामिंग उसे कहता है कि वो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन यूशिन मना कर देती है। वो कहती है कि उसने पहले ही अवेई को खो दिया है, अब वो जियामिंग को भी नहीं खो सकती। जियामिंग जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वो फैसला करता है कि जाने से पहले उसे यूशिन को पूरा सच बताना होगा। वो 5 साल पहले की हर बात बता देता है। वो बताता है कि उसने अवेई को अकेला छोड़ा था, उसने झूठ बोला था और उसकी वजह से एक बेगुनाह की जान गई। जियामिंग को लगता है कि यूशिन उससे नफरत करेगी, लेकिन यूशिन की आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द और आंसू थे। वो धीरे से वही अंगूठी निकालती है जो जियामिंग ने उसे देने के लिए छिपाई थी और उसे अपनी उंगली में पहन लेती है। वो रोते हुए जियामिंग से कहती है कि अब भी वो उससे शादी के लिए पूछ सकता है। जियामिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जानता था कि अब उसे अपना फैसला लेना होगा। वो आखिरी बार यूशिन को दूर धकेल देता है ताकि वो बच सके, फिर खुद जंगल की तरफ वापस चला जाता है। उसके सामने वही पीले कपड़े वाली आत्मा खड़ी थी। जियामिंग जमीन से एक पत्थर उठाता है। अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो अपने पापों का सामना करने जा रहा था। वो उस आत्मा की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इस बार वो किसी और को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने वाला था। जियामिंग अब पूरी तरह फैसला कर चुका था, इस बार वो भागेगा नहीं। 5 साल पहले जो गलती उससे हुई थी, उसकी कीमत अब वो खुद चुकाने वाला था। वो धीरे धीरे पीले कपड़े वाली आत्मा के सामने बढ़ता है। उसके हाथ में सिर्फ एक पत्थर था और दिल में सालों से दबा हुआ पछतावा। वो जानता था कि अगर इस श्राप को खत्म करना है तो किसी न किसी को इस बलिदान को पूरा करना होगा। जियामिंग अपने सीने पर वही रहस्यमयी निशान बनाने लगता है। वो अपनी जान देकर यूशिन को बचाना चाहता था। उसे लगता था कि शायद यही उसके पापों की सजा है, लेकिन जैसे ही वो बलिदान की रस्म पूरी करने वाला होता है, अचानक उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी वो रात फिर से दिखाई देने लगती है। वो रात जिसने तीनों
की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। लेकिन अब जियामिंग को एक ऐसा सच पता चलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उस रात की पूरी कहानी वैसी नहीं थी जैसी वो 5 साल से समझता आया था। असल में उस समय यूशिन खुद भी उस भयानक शक्ति के असर में आ चुकी थी। उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। वो डर और भ्रम की हालत में थी। वो बिना कुछ समझे पहाड़ की खाई की तरफ जाने लगी थी। आवेई ने जब उसे देखा तो वो तुरंत उसके पीछे भागा। वो यूशिन को बचाना चाहता था। उसने उसे पकड़ लिया और खाई से दूर करने की कोशिश की, लेकिन यूशिन उस समय पूरी तरह होश में नहीं थी। भ्रम और डर के कारण उसने आवेई को पहचान नहीं पाया और फिर उसने आवेई को जोर से धक्का दे दिया। आवेई लड़खड़ाकर खाई की तरफ गिर गया। वो तुरंत नहीं मरा था। वो जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा था। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। जियामिंग यूशिन को उठाकर वहां से जा रहा था। आवेई ने देखा कि जिस लड़की को बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली, वही लड़की उसे अकेला छोड़कर जा रही थी। उसके आखिरी पलों में उसे दर्द से ज्यादा धोखे का एहसास हुआ। वो ठंड, अकेलेपन और टूटे हुए दिल के साथ वहीं मर गया। अब जियामिंग को समझ आता है कि आवेई की आत्मा सिर्फ उससे नाराज नहीं थी। उसका असली गुस्सा यूशिन से था, क्योंकि आखिरी पल में जिसने उसे मौत की तरफ धकेला था वो यूशिन थी। यही वजह थी कि हर बार जब जियामिंग यूशिन को बचाने की कोशिश करता था, फिर भी उसकी मौत नहीं रुकती थी, क्योंकि आवेई का अधूरा दर्द यूशिन से जुड़ा हुआ था। सच्चाई सामने आने के बाद भी जियामिंग पीछे नहीं हटता। वो जानता था कि अब किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। गलतियां तीनों से हुई थी और अब उसे इन सब का अंत करना था। वो अपने सीने पर बलिदान का निशान बनाता है। वो अपनी जान देकर इस पूरे श्राप को खत्म करने का फैसला करता है। उसका पछतावा और उसका बलिदान आखिरकार उस ताकत तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो मौत का चक्र टूटने लगता है। कई सालों से फंसी आत्माओं को आखिरकार शांति मिलने लगती है और जियामिंग की सबसे बड़ी कुर्बानी इस भयानक खेल का अंत कर देती है। इसके बाद यूशिन को बचाव दल सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। मेई आंटी भी आखिरकार अपने पति लाओ झांग को वापस घर आते हुए देखती है। कई सालों के दर्द के बाद उसके जीवन में फिर से उम्मीद लौट आती है। अस्पताल में लेटी यूशिन अब जियामिंग की पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि जियामिंग ने 5 साल तक अपने अपराध को छिपाकर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी खुशी, अपना प्यार और आखिर में अपनी जान तक उसके लिए कुर्बान कर दी। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। फिल्म के अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, जब जियामिंग अपनी जान देकर इस दर्दनाक चक्र को तोड़ चुका होता है, तभी अचानक एक बूंद बारिश की गिरती है और अगले ही पल जियामिंग की आंख खुल जाती है। वो हैरान होकर अपने आसपास देखता है। वो फिर से उसी पुराने समय में वापस आ चुका था। 5 साल पहले की वही रात, वही पहाड़, वही बारिश और उसके सामने आवेई खड़ा था। आवेई हमेशा की तरह पहाड़ पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो उस चेतावनी को नजरअंदाज करने वाला था और जंगल के अंदर जाने वाला था। लेकिन इस बार जियामिंग जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे पता था कि अगर उसने एक कदम गलत उठाया तो वही सारी घटनाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहता। वो तुरंत आगे बढ़कर आवेई को रोक देता है। वो उसे समझाता है कि इस पहाड़ के अंदर जाना सही नहीं है। पहली बार वो अपनी इच्छा और स्वार्थ को पीछे छोड़ देता है। आवेई भी उसकी बात मान लेता है। तीनों पहाड़ पर जाने का फैसला छोड़ देते हैं और वापस नीचे लौटने लगते हैं। और इसी के साथ वो सारी घटनाएं जिनकी वजह से 5 साल तक इतने लोगों ने दर्द सहा था, कभी